तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे और रेलवे का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। और इसी को देखते हुए मैंने अपने चैनल पर मैथ्स का जो तैयारी करवाता ही हूँ, और साइंस की बेहतर तैयारी के लिए मैं क्या किया कि जो सेट बाय सेट जो है ना, प्रैक्टिस सेट के तहत कुछ कुछ क्वेश्चन लेके मैं प्रत्येक सेट बाय सेट जो है ना आप लोगों को क्वेश्चन करवाते चलेंगे, जिससे आप लोग को साइंस का भी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। इसी के लिए मैंने इस साइंस का जो है ना पहला सेट लेकर आया हूँ, जिसमें प्रत्येक सेट में आपको जो है ना 30-30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये आपको रेगुलर बेसिस पे आपको प्रत्येक दिन आपको एक एक सेट आपको करवाते चलेंगे, ताकि एग्जाम तक क्या हो कि साइंस की आप लोगों को तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है ना आप लोग के जो भी दोस्त लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको काफ़ी फायदा मिले। तो चलिए चलते हैं इस सेशन का जो है पहला सेट, इसमें जितना भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? यानी कह रहा है क्या 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आपसे देखिएगा इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा। 0 डिग्री देखिएगा क्या होगा कि 0 डिग्री जो है ना क्या पूछ रहा है कि पेन चेंज कर लेते हैं पहले, कि जो आपसे पूछेगा क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही केल्विन में पूछता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, तो 273.15 केल्विन। या इसी को कहीं कहीं देखने को मिलता है 273 केल्विन, कहीं कहीं 273.15 केल्विन या कहीं कहीं 273 केल्विन। ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन को देख लिए। अब क्या है कि दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो देखिए जल के बारे में सबसे पहले समझते हैं। जल जो होता है ना, जल जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था देखेंगे तो बर्फ भी होता है, बर्फ भी रहता है, और यह जो है ना द्रव भी रहता है, द्रव भी रहता है और बर्फ भी रहता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमता भी है यानी पिघलता भी है। तो द्रव का ये जो हिमांक, जमना मतलब हिमांक पूछ देगा या क्या पूछ देगा, द्रव्यमांक। हिमांक या द्रव्यमांक पूछेगा कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। जमना, किसी द्रव का जमना क्या कहलाता है, हिमांक। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है। पिघलना, किसी ठोस का पिघलना क्या कहलाता है, द्रव्यमांक। जल मतलब जो है ना पिघलता कितना पे, तो 0। तो हिमांक और द्रव्यमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अब उबलना क्या कहलाता है, क्वथन। कितने जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, उबलता है। यानी ये क्या है, जल का क्वथनांक है। इसको क्या कहते हैं, जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक। अब उबलेगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। वाष्प बनेगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। अब देखिए तो इस तरह से यानी ठोस बनने के लिए जल को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। वाष्प बनने के लिए जल का 100 डिग्री सेल्सियस तो वाष्प बनेगा। तो 0 से लेकर 100 के बीच में जो जल होगा वो क्या होगा, जल की जो अवस्था होगा द्रव अवस्था होगी। ऐसा जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो क्या तीनों अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होगा, ठोस। 0 से 100 के बीच में क्या होगा, द्रव। 100 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको गैस में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको जो है ना सी, द्रव अवस्था। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। -200 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए बोले तो जो सेल्सियस होता है ना, सेल्सियस को सी लिखता है, उसको 9/5 से गुना किया जाता है। आप प्लस क्या कर देंगे, 32 को उसमें जोड़ देंगे। 32 को जोड़ देंगे तो इसमें बदलेगा फ़ारेनहाइट में, तो कितना है 200। तो देखिए -200 डिग्री सेल्सियस है, इसको कितना करेंगे 9/5, और इसमें कितना जोड़ देंगे 32 जोड़ेंगे। आप कैलकुलेशन कीजिएगा ना, काट कुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 40। हाँ, तो कितना हो जाएगा
9 चौक 36 माइनस 360 होगा। अब प्लस कितना हो गया 32। हाँ, और 360 में से 32 घटेगा। हाँ, इसमें कितना, तो 360 हो गया इधर, माइनस 9 चौक 36 360, इसमें से क्या करेंगे 32 को जो है ना माइनस करेंगे, तो 32 जोड़ेंगे तो 32 माइनस होगा तो 8, ये बच गया कितने, 5 में से 3 गया 2, 328 माइनस 328 डिग्री कितना हो जाएगा आपको फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना फ़ारेनहाइट, माइनस 328 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए जो सेल्सियस में उसको 9/5 से गुना कीजिए, उसमें 32 को क्या कीजिए ऐड कीजिए, और जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा फ़ारेनहाइट में होगा। ठीक है, अब देखिए पानी का हिमांक बिंदु, अभी हिमांक बोले थे कि 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक क्या होता है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछेगा तब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, 273.15 केल्विन होता है, या कहीं कहीं 273 केल्विन देखने को मिलेगा। ये सब याद रखेंगे। जल का यानी पानी का हिमांक पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 273.15 केल्विन या 273 केल्विन, तो हमको फ़ारेनहाइट में दिया, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से मैं सारा जितना भी इससे जो आने वाला है सारा जो है ना फैक्ट्स को बताते हुए चलते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर नहीं करवाते, ताकि आप लोग को तैयारी जो है ना बेहतर से बेहतर हो पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान से कितने बराबर है, मतलब कहता है केल्विन में बदलने के लिए कहता है। माइनस 273 अभी अभी पर है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है 273.15 केल्विन होता है, तो माइनस 273, तो माइनस 273 0 केल्विन हो जाएगा, 0 केल्विन तब ने 0 केल्विन के बराबर होता है, क्योंकि 1 केल्विन लेंगे, हाँ 1 केल्विन लेंगे तो 273, एक में से 1 घटाएंगे तो क्या 0 केल्विन हो जाएगा, इसलिए क्या होगा इसका आंसर 0 केल्विन। माइनस यानी 0 केल्विन का जो वैल्यू होता है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है, अब कहता है कि परम शून्य ताप दर्शाते हैं। देखिए दो एग्जाम में पूछा है, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा है आपको 2016 में, एनटीपीसी 2017 शिफ्ट 1 में पूछा है, इसलिए दो बार जो है ना एक ही साल के गैप में पूछ दिया। अब जो परम शून्य तापमान किसको कहते हैं, शून्य से माइनस 273 डिग्री सेल्सियस कम, यानी इसी को कहते हैं, यानी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को ही हम परम शून्य तापमान कहते हैं, परम शून्य तापमान बोलते हैं। कौन तापमान बोलते हैं, परम शून्य, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। शून्य से माइनस 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान को क्या कहते हैं, परम शून्य तापमान बोलते हैं। तो चलिए इस तरह से इस क्वेश्चन को भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 आपको कहता है कि क्रायोजेनिक जो है ना को दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो होता है ना, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है, तो क्रायोजेनिक जो होता है ना कम तापमान को दर्शाता है, निम्न तापमान को दर्शाता है, याद रखेंगे निम्न तापमान को दर्शाता है। ठीक है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, देखिएगा पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आयतन पूछेगा सबसे कम किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। इस पे घनत्व जो है ना घनत्व, इस पे घनत्व अधिक, घनत्व जो है ना इस पे आपको जो है ना घनत्व बड़ा क्वेश्चन जो है ना घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, इस पे सबसे अधिक होता है। आयतन जो है ना आयतन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। हाँ, घनत्व किस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है पानी का, किस डिग्री सेल्सियस पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 9, किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है, घनत्व आगे देखिए घनत्व कितने पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन में, इसमें कितना कर देंगे 273 जोड़ देंगे, 273 चाहे कितना हो जाएगा 277 डिग्री केल्विन, कितने केल्विन पे, और 277 केल्विन पे। इसी तरह से कभी डिग्री सेल्सियस में देगा तो कभी केल्विन में देगा, तो इस तरह से बनाना होगा। 273 केल्विन पे जल का घनत्व अधिक होगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना कि रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आने वाले एग्जामों के लिए।
तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जो है ना अंत तक देखिए, ताकि जो है ना आप सारा का सारा क्वेश्चन कितना कर पाते हैं सही, उससे आपको तैयारी का जो है ना अनुमान लगेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्वेश्चन का था केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। मानक कक्षीय तापमान क्या होता है, यानी केल्विन पैमाने पर कितने तापमान पे मापते हैं, तो जानते तो 273 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर क्या 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। अभी जानते हो डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं कि 273 में ऐड कर देते हैं। तो कितना है 273 प्लस क्या करेंगे, कितना को जोड़ना है 372 को, ये जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा केल्विन, जोड़ दीजिए 3 2 5 7 7 14, हाँ 3 3 6 3 2 5 1 645, कितना होगा 645 केल्विन, यानी 645 केल्विन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप में यूनिट, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप में यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है। यानी सेंटीग्रेड जो तापमान को मापने में प्रयोग करते हैं वो किसके नाम पर यूनिट है, तो एक व्यक्ति था एंड्रस सेल्सियस, एंड्रस सेल्सियस के व्यक्ति था, उसी के नाम पे इस सेंटीग्रेड रखा गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आरआरबी एनटीपीसी आपको 16/4/2016 को शिफ्ट नंबर 1 स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी सेंटीग्रेड किसके नाम पर रखा गया था, एंड्रस सेल्सियस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाइए। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ऐसा कौन सा तापमान है जो दोनों पैमाने पर क्या होता है, समान, मतलब समान मात्रा होता है, समान वैल्यू होता है। तो आपको -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री जो होता है ना सेल्सियस में भी फ़ारेनहाइट में भी बराबर होता है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, दोनों सही होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है कब, परम शून्य ताप की प्राप्ति कब होती है। तो देखिए -273 के तापमान पर जब लाएंगे ना तब ये परम शून्य ताप की प्राप्ति होगा। जब माइनस किसी भी चीज को -273 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, यानी कि ताप पर ला देंगे तो वो परम शून्य तापमान कहलाती है। तो कब प्राप्ति होती है, तो -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। क्या कहता है, ताप जो है ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर कब पहुंचता है, तो आप जो है जब तंत्र की आणविक गति शून्य नहीं होगी, जब तक आणविक गति शून्य नहीं होगी तब तक जो है ना उसका जो है निरपेक्ष जो है ना के मान पे नहीं पहुंचेगा। इस तरह से हम 15 क्वेश्चन आपको जो है ना केमिस्ट्री से लिए थे, और 15 क्वेश्चन अब जो है 15 क्वेश्चन जो है ना वो सारा का सारा क्वेश्चन क्या था आपको, हाँ फिजिक्स से था। अब ये 15 क्वेश्चन सारा का सारा केमिस्ट्री से लिया है। अब केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। बोल दिए थे पहले 30 क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग चेक किए हो कि जो है ना फिजिक्स में 15 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि 15 क्वेश्चन में हमको कितना सही हुआ। अगर जो क्वेश्चन में आप लोग को डाउट रह गया उसको भी कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो भी डाउट होंगे उन सभी को मैं कोशिश करेंगे कि क्लियर कर दें। तो चलिए अगले फिजिक्स का 15 क्वेश्चन देखिए कि इसमें आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है ना। अब कहता है एंटासीड होते हैं। यह भी क्या है कि चंडीगढ़ पीसीएस एग्जाम भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन पूछेगा, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। एंटासीड क्या होते हैं, तो एंटासीड जो होते हैं ना आपको भस्म होते हैं। क्या होते हैं, एंटासीड आपको भस्म होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एंटासीड भस्म होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है ना निम्नलिखित को ही मिलाकर बनाया जाता है। देखिएगा गांव घर में क्या आता है कि आपको आएगा कहेगा कि आपके सोना को चमका देंगे, यानी उस सोना को क्या करता है इसी घोल में डालता है। यानी सोना एक्वारेजिया घोल में क्या होता है, घुलनशील होता है। यानी ये जो एक्वारेजिया होता है ना आपको जो है ना नाइट्रिक अम्ल HNO3 और क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस तीन दोनों का अनुपात होता है। ये 1 रहता है, ये कितना 3 रहता है, 1:3 अनुपात में होता है। इस सोना क्या होता है इस घोल में घुल जाता है, घुल जाता है
तो यही कहता है एक्वा रचिया निम्नलिखित में किसको मिलाकर बनाया जाता है। तो आपको जो है ना नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कितना रहता है 1 मात्रा में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना मात्रा में रहता है 3 मात्रा में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यह भी यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है, यह भी एमपीपीसीएस में पूछा गया है। यानी क्या कहता है कि पीएच एक मूल्यांक है जो क्या किसी भी विलयन को कि कौन अम्लीय है या क्या कौन क्षारीय है, ये पीएच मान बताता है। अगर पीएच मान आप लोग जानते होंगे कि पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो क्या होता है, ये अम्ल होता है। हाँ, 7 है तो क्या होता है, उदासीन होता है। उसके बाद क्या है, 7 से अधिक है तो क्या होता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, ये जानते हैं। तो पीएच मान क्या होता है, किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय, किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का मूल्यांक है, यानी किसी घोल के अम्ल है या क्षार है इसको बताता है। ठीक है ना, पीएच मान। ठीक है, और कभी कभी पूछेगा कि पीएच मान यानी जो पीएच है ना इसका खोज किसने किया था, तो सोरेनसन। कौन साइंटिस्ट किया था, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट किया था। कौन, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट किया था, ये भी पूछता है। ठीक है ना, पीएच। और ये भी पूछेगा कि पीएच का परास कितना होता है, पीएच का परास तो आपको याद रखिएगा कितना जो है ना 1 से लेकर 14 तक, कितना 1 से लेकर 14 तक होता है। हाँ, 14 तक होता है, जिसमें 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर उदासीन और 7 से अधिक 14 से कम जो है 14 तक होता है उसको क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से सारा इस क्वेश्चन को देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। देखिए इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अगर पीएच मान जो है ना 1 से लेकर 7 तक होगा तो अम्ल होगा। ठीक है, 7 होगा तो क्या बोले, उदासीन। 7 से 14 तक होगा क्या होगा, क्षार होगा। तो 1 से जब बढ़ेगा तो अम्लीयता गुण घटेगा क्योंकि उदासीन की तरफ जा रहा है। 7 से 14 तक बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसमें क्षारीयता गुण क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें क्षारीयता गुण बढ़ेगा। तो 1 से 7 की तरफ जा रहा है यानी 3 से 6 जा रहा है तो अम्लीयता गुण घटेगा, घटेगा तो कितना गुना कर दिया यानी 100% कम हो जाएगा, यानी 100% गुना क्या हो जाएगा कि जो है ना इसका जो हाइड्रोजन आयन जो होगा क्या होगा 100% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, यानी 100 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है, तो पीएच मान किसका 7 है, शुद्ध पानी हो इसका भी पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन इसका भी पीएच मान 7 होता है, क्षारीय विलयन नहीं इसका तो 7 से अधिक होता है, इसका 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का, इसका 7 से कम होता है अम्लीय का। तो ऑप्शन देखिए 7 पीएच मान, दो ऑप्शन है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी 2 होगा, उदासीन विलयन और शुद्ध पानी दोनों का पीएच मान 7 होता है। ठीक है ना, इसलिए उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो विलयन कैसा होगा। देखिए नीला को लाल कौन करता है, नीला को जो है ना नीला से लाल करता है अम्ल, नीला से लाल अम्ल करता है, लिटमस पत्र को नीला से लाल अम्ल करता है। लाल से नीला जो करता है, लाल से नीला कौन करता है, आपको जो है ना भस्म। इसका 7 से कम होगा, इसका 7 से अधिक होगा, तो अभी क्या करें, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो भस्म होगा, अब भस्म होगा तो 7 से अधिक पीएच मान होगा, तो 7 से अधिक वाला एक भी नहीं है, इस तीनों का अम्ल होगा, तो आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का पीएच मान संभव हो सकता है, तो 7 से कम होता है अम्लीय का तो 6 होगा, क्या होगा आंसर 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, कौन से तेजाब को जो है मूल रासायनिक माने जाते हैं, तो H2SO4। H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2CO3 को क्या नाम है, कार्बनिक अम्ल। HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम भी याद रखिएगा। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का क्या होता है, हाँ कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो है ना अम्लीय होता है, अम्लीय क्योंकि इसमें जो है ना लवण का क्या होता है, जल का अपघटन होता है, याद रखिएगा जल का क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है, इस तरह से 24 क्वेश्चन देखिए।
तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आयोडीन युक्त लवण में रहता है। देखिए आयोडीन युक्त नमक, साधारण नमक जो होता है ना आपको NaCl होता है, NaCl, इसमें पोटासियम आयोडाइड Ki को मिला के आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो आयोडीन युक्त लवण में क्या रहता है, तो पोटासियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से यौगिक लुईस अम्ल है, कौन से यौगिक लुईस अम्ल है। तो आप लुईस अम्ल किसको कहते हैं, NH3 को। किसको कहते हैं, NH3 को लुईस अम्ल। लुईस अम्ल याद रखेगा, लुईस अम्ल किसको कहते हैं, तो NH3 को। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 27। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल में बनाने के लिए अम्ल पानी में मिलाया जाता है, न कि अम्ल को अम्ल में पानी। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए अम्ल जो है ना पानी में अम्ल को मिलाते हैं, न कि अम्ल को पानी में। सही बात है, पानी में अम्ल मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए, सही है। फिर इसका कथन है पानी एक विशिष्ट उष्मा, पानी का जो विशिष्ट उष्मा जो होता है सबसे अधिक होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक किस चीज की होती है, तो पानी की होती है। तो दोनों का दोनों सही है, ए और दो दोनों का, देखो ए और दो दोनों सही है। आर जो है ना ए का सही स्पष्टीकरण है। ये दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है, दोनों अपने आप में निष्कर्ष भी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है। बना सोडा वाटर क्या होता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे ना तो बना सोडा वाटर क्या होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडा वाटर जो बनेगा ये कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन और बचा है 29-30। चूने की पानी किसके द्वारा दुबिया हो जाती है, ये लोग आप लोग आसानी से जानते होंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवाहित करते हैं चूना के पानी में, तो क्या हो जाता है, उसका कलर दुबिया हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, और उसके बाद है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए किस में ऑक्सीजन नहीं है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उपयुक्त में से सभी तो नहीं हो, इसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए क्या हो पाएगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल में अनिवार्य रूप से क्या होता है, हाइड्रोजन। देखिए सभी में हाइड्रोजन होगा, अम्ल में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन रहता ही है। तो चलिए इस तरह से मैं इस सेट के अंदर 30 क्वेश्चंस को देखे, और आप लोग कमेंट करके यह जरूर बताइए कि आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग जो भी तैयारी करते होंगे उसको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।